बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमने शुरू किया है अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हो? लोकल ट्रंकेशन एरर। तो ये लोकल ट्रंकेशन एरर क्या होता है? जब हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक पीडी है और उस पीडी का ये हमारे पास कोई एक पीडी है। फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास पीडी है। पीडी क्या है? पीडी है हमारे पास यू टी इज़ इक्वल टू यू एक्स एक्स। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास पीडी है, तो ज़ाहिर है जब भी कोई पीडी होगी तो उसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो फ़र्ज़ करें ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम कैपिटल यू के साथ सपोज़ करते हैं। तो जब भी किसी पीडी का हम सॉल्यूशन सपोज़ करते हैं तो हमारे पास फ़र्ज़ किया वो सॉल्यूशन यू के बराबर है। ये यू हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन है और जब भी सॉल्यूशन किया तो ये एल ऑफ़ यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको पीडी में पुट करेंगे तो ज़ाहिर है ज़ीरो के बराबर आंसर देगा। और साथ मैंने एक न्यूमेरिकल टेक्निक लगाई है और न्यूमेरिकल टेक्निक से हमारे पास ये वाला आंसर आता है न्यूमेरिकल टेक्निक से। तो ये न्यूमेरिकल टेक्निक का आंसर है, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक के सॉल्यूशन को। तो अगर हम ये वाला नंबर रिप्लेस कर देंगे कैपिटल यू के साथ, तो ये जो नंबर अब बनेगा कैपिटल यू के साथ, ये हमारे पास बनेगा लोकल ट्रंकेशन एरर बन जाएगा। ठीक है। और लोकल ट्रंकेशन एरर को टी आई जे से लिखते हैं, लिहाजा टी आई जे इज़ इक्वल टू दिस नंबर। तो दिस इज़ लोकल ट्रंकेशन एरर। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कीम। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है इस स्कीम इज़ कंपेटेबल फॉर दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब है क्या हम ये स्कीम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ लगा सकते हैं? तो लगाने के लिए ये है कि अगर हम इसकी लिमिट को h और k की लिमिट को अप्रोचेस टू ज़ीरो करें और वो लोकल ट्रंकेशन आपको ज़ीरो आंसर दे दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये स्कीम जो है कंपेटेबल है टू यूज़ फॉर दी करस्पॉन्डिंग पीडी। ओके। तो अब हम जाते हैं, ये हमारे पास आ गया लोकल ट्रंकेशन एरर। तो अब मैंने कंसिडर किया ये हमारे पास एक पीडी है और पीडी को दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो टू फाइंड लोकल ट्रंकेशन एरर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द क्लासिक फाइनाइट डिफरेंस स्कीम। तो ये हमारे पास एक पीडी है। इस पीडी को हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 के नाम से लिखा है और इसके ऊपर हमने जो है फॉरवर्ड डिफरेंस लगाया है टी के ऊपर और सेंट्रल डिफरेंस लगाया है यू एक्स एक्सिस के ऊपर। इसलिए हमने टी के ऊपर लगाया क्योंकि एक्सप्लिसिट स्कीम में टी के ऊपर फॉरवर्ड डिफरेंस है और इसके ऊपर सेंट्रल डिफरेंस है। ये दोनों वैल्यू उठा के हमने यहाँ इस पीडी की इक्वेशन में पुट कर दी। जैसे पीडी की इक्वेशन में पुट की तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आता है। अब ये जो आंसर आया है इसमें अगर आप देखें तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इनके ऊपर हम लगा सकते हैं फार्मूला लगा सकते हैं टेलर सीरीज़। तो टेलर सीरीज़ यहाँ पे ओपन की तो ये वाला आंसर आता है। अगर इसको हम आई जे की शक्ल में लिखें तो इस तरह हो जाएगा। सिमिलरली टेलर सीरीज़ एच की डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ये एच एक्स प्लस एच है और ये एक्स माइनस एच है, तो ये हमारे पास टेलर सीरीज़ आती हैं। तो ये टेलर सीरीज़ 1 2 3। अब हमने क्या किया है, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का है तो इसमें मैंने जाके ये वैल्यूज़ पुट कर दी। जैसे ही मैंने ये वैल्यूज़ पुट की हैं तो ये हमारे पास बन गया है। ये जो नंबर कैंसिल हो सकते थे कैंसिल कर लिए हैं और ये देखें ये वाला नंबर इससे कैंसिल हो रहा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ज़ाहिर आ जाएगा एच स्क्वायर और यू आई जे डबल एक्स आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये नंबर कैंसिल हो गया, ये एच इसको के इसको कैंसिल कर देगा तो ये एक के इसको कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा 1k डिवाइड बाई 2 यू आई जे टी टी। तो यही स्टेप, अगला स्टेप यही किया गया है हमारे पास। इस स्टेप को हमने इस तरह लिखा प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाई यू आई जे यू एक्स एक्स हमारे पास इसके बराबर आता है। तो एच स्क्वायर असल में आ रहा था, एच स्क्वायर आ रहा था 2 डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल। तो 2 को कैंसिल किया तो ये इसके डिवाइड में 12 आता है, वो नहीं लिखा हुआ। तो मतलब है मैं इसकी डिवाइड में 12 को लिख सकता हूँ। ये दिस इज़
दिस कैन बी रिटन एज डिवाइड बाय 12, ये 12 इसकी डिवाइड में आता है। ओके, तो अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास बन गया यू आई जे। अब मैंने इसमें क्योंकि u एक एग्जैक्ट सोल्यूशन है तो मैंने इसको कैपिटल U के साथ रिप्लेस किया। जैसे कैपिटल U के साथ रिप्लेस किया तो ये वाली टर्म अब आपको जो नज़र आ रही है ये 0 के बराबर होगी, और इसमें हमारे पास आ गया -h²/12 आता है, ये 24 लिखा हुआ है, ये 12 है। सो दिस नंबर इज़ इक्वल टू 12, तो मैं इसको 12 लिख देता हूँ, इधर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ लोकल ट्रंकेशन क्या एरर है, 1 इन टाइम स्टेप है, और 2 हमारे पास क्या है 2 इन स्पेस है। तो अब मैं देखता हूँ क्या ये वाली स्कीम कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के अप्रोचेस टू 0 लगाया तो मेरे पास आंसर 0 आ रहा है। देयरफॉर क्लासिक फाइनाइट डिफरेंस स्कीम इज़ कंपैटिबल विद PDE। अब हम चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंसी लेजनन इम्प्लिसिट स्कीम के लिए चेक करते हैं। तो ये लेजनन का ये फार्मूला है हमारे पास PD है। लेजनन में हम इस तरह करते हैं कि टाइम कीपर बैकवर्ड लगाते हैं और यहाँ पे सेंटर लगाते हैं। तो यहाँ टाइम कीपर मैंने जो लगाया है वो बैकवर्ड डिफरेंस लगाया है, इस पर सेंटर डिफरेंस लगाया है। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। अब इक्वेशन नंबर 1 में टेलर सीरीज़ बन रही हैं, ये 3 टेलर सीरीज़ मैंने लगाई हैं और इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। जैसे ही इनको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। अब नंबर में कैंसिल कर रहा हूँ तो कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास ये वाली बन जाती है। अगर अब मैं u को एग्जैक्ट सोल्यूशन के बराबर लूँगा तो ये मेरे पास u इस तरह आ जाएगा। सो Fij इज़ इक्वल टू ये वाले 2 नंबर इकट्ठे कर लिए u वाले, इनको मैं इस तरह लिख देता हूँ और ये नंबर मैंने इस तरह लिख दिए हैं, और ये तो हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है तो इसको मैंने 0 के बराबर ले लिया और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर ली। नहीं, उस तरफ जो रूम है उधर है जी। तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर लिया, पुट किया तो ये इक्वेशन कह रही है कि 0 के बराबर है, तो इसको मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये मेरे पास Tij के बराबर आ गया। अब मैं इस तरह करूँगा, लिमिट h, इसका आर्डर मुझे पता चल गया 1 2 है, और इसकी कंसिस्टेंसी के लिए मैंने इसको 0 पुट किया तो ये आंसर 0 दे रहा है। सो दिस स्कीम इज़ आल्सो कंपैटिबल विद PD। सो लेजनन स्कीम इज़ कंसिस्टेंट विद PD। नाउ स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। स्टेबिलिटी होती क्या है, स्टेबिलिटी ये है कि जब हम एक स्टेप से अगले स्टेप के ऊपर जाते हैं तो एरर ग्रो ना करे, एरर फिक्स्ड आता रहे। एक फिक्स एरर जब भी आएगा तो इसका मतलब है हमारे पास स्कीम क्या है, स्टेबल है। और स्टेबल के लिए हम चेक करते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं स्टेबिलिटी के लिए। पहली कंडीशन ये आती है कि आइगन वैल्यू टेक्निक है, उसमें हम चेक करते हैं व्हाट आर आइगन वैल्यूज़। तो इसके लिए मैं ज़ाहिर आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँगा। और दूसरी है फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन, और इसका दूसरा नाम भी है वॉन न्यूमैन क्राइटेरिया टू चेक द स्टेबिलिटी। सो what are the norms which will be used in the matrix representation for stability or eigenvalue stability? For this purpose we consider a matrix and the norm L1 norm is equal to, जब हम कॉलम को सम करेंगे, पहला कॉलम ये, इस कॉलम को सम करें, इस कॉलम को सम करें, इस कॉलम को सम करें, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी कॉलम में दैट इज़ कॉल्ड L1 नॉर्म। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू 11 है, देयरफॉर L1 नॉर्म इज़ 11। L2 नॉर्म के लिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम रो, L इन्फिनिटी नॉर्म के लिए देखते हैं मैक्सिमम रो सम। तो इसको सम किया, इसको सम किया, इसको सम किया, इन सारों को सम किया तो 13 इज़ दी मैक्सिमम। देयरफॉर आवर इन्फिनिटी नॉर्म इज़ इक्वल टू 13। और इसी तरह हम फाइंड करते हैं L2 नॉर्म। L2 नॉर्म में हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यू A ट्रांसपोज और एक ही आइगन वैल्यू लेके उसका रूट ले लेते हैं तो ये हमारे पास L2 नॉर्म आती है। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास ये आंसर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये एक आंसर आता है, मैंने फ़र्ज़ किया ये B के बराबर है। अब मैं इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करूँगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी मैंने इसकी और उसका डिटरमिनेंट लिया
तो मेरे पास इसका डिटरमिनेंट से ये वाली चीज़ बन गई डिटरमिनेंट से। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास दो आंसर आ गए, एक लैम्डा का आ गया, एक ये आ गया। दिस इज़ इक्वल टू 13.0901 एंड दिस इज़ इक्वल टू, इनमें से मैक्सिमम आइगन वैल्यू कौन सी है? ये वाली मैक्सिमम आइगन वैल्यू है। तो मैक्सिमम आइगन वैल्यू का आप रूट लेंगे तो आपके पास L2 नॉर्म आ जाएगा। अब स्पेक्ट्रल रेडियस ये भी एक नॉर्म है। इस स्पेक्ट्रल रेडियस से हम क्या करते हैं? मैक्सिमम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए की। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने इस तरह किया, इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी और उसको सॉल्व किया तो मेरे पास दो आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इनमें से मैक्सिमम आइगन वैल्यू ये 3.49 है। देयरफॉर आवर स्पेक्ट्रल रेडियस इज़ इक्वल टू दिस नंबर। तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है जो इनके रिलेशन को डिफाइन करता है कि ये जो हमारे पास L2 नॉर्म है ये स्पेक्ट्रल रेडियस के बराबर होता है A ट्रांसपोज और A के, और L2 नॉर्म जो होता है वो स्पेक्ट्रल रेडियस लेस देन और इक्वल टू वो L2 नॉर्म के बराबर होता है। अगर एसिमेट्रिक होगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमने पिछली एग्जांपल की थी, उसमें हमारे पास L2 नॉर्म आया था 3.618 और स्पेक्ट्रल रेडियस हमारे पास आया था 3.449। तो एसिमेट्रिक नहीं था तो आपने देखा कि हमारे पास रेडियस का आंसर कम आ रहा है, नॉर्म का आंसर L2 का ज़्यादा आ रहा है। तो इससे हमें ये बात पता चल गई। अब दूसरा, इसको अगर हम देखना चाहें कि ये तो हो गया, मैं इसको चेक करता हूँ ये बराबर होते हैं कि नहीं है। तो मैंने A इंटू A ट्रांसपोज लिया तो वो पहले से आया हुआ था 13 और इसका मैंने रूट लिया तो ये मेरे पास आंसर आता है 3.618। तो देखा कि ये दोनों भी बराबर आ गए। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ और वो मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ट्रांसपोज लिया तो वापस वही मैट्रिक्स आता है। तो अब सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा इसकी मैक्सिमम आइगन वैल्यू। तो इसकी दो ही वैल्यू आ रही हैं 1 1, तो मैक्सिमम 1 ही हुई। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया है? स्पेक्ट्रल रेडियस इज़ इक्वल टू 1। अब मैं चेक करता हूँ A इंटू A ट्रांसपोज को कैलकुलेट किया, इसकी आइगन वैल्यू फाइंड की तो इसकी आइगन वैल्यू भी 1 आ रही है। देयरफॉर अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो ये आपस में इक्वल होंगे।